ठीक है, एजाइल शुरू करते हैं। एजाइल क्या है? एजाइल मैथोलॉजी है काम करने की। क्लियर? अब हमारे पास मल्टीपल मॉडल हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एसडीएलसी प्रोसेस होता है। व्हाट इज एसडीएलसी प्रोसेस? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। इस मॉडल में काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो भी करंटली चल रहा है वो कौन सा है? एजाइल। एजाइल क्या है? मैथोलॉजी है काम करने का तरीका, कि हम एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से काम असाइन करते हैं। ठीक है। क्या हमारा तरीका रहता है, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्या उसकी टर्मिनोलॉजीज है, क्या उसको बोलते हैं। ठीक है? तो पहले जैसे यूज होते थे ना, पुराने मॉडल्स यूज होते थे। जैसे एच डी एल सी कुछ मॉडल्स हैं। एक दो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे वाटरफॉल मॉडल। ठीक है। वाटरफॉल मॉडल क्या था? कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदर करते थे कि हमें क्या बिल्ड करना है। फिर उसके ऊपर फिजिबिलिटी करते थे, इसमें क्या हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्या ये एथिकल है नहीं है। और प्लानिंग करते थे कब तक हम बना सकते हैं। फिर उसको डिजाइन करते थे। क्लियर? कि हम ऐसे बनाएंगे, ये बनाएंगे, आर्किटेक्चर डेवलप करते थे। फिर कोडिंग करते थे उसकी। कोडिंग के बाद टेस्टिंग करते थे। टेस्टिंग के बाद इंस्टॉलेशन, फिर मेंटेनेंस। तो ये एक ऐसा फेज था जिसमें क्या होता था कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते थे। ये क्लियर है? अब ये फेज तो अच्छा है, तरीका अच्छा था, बट एक पुरानी मेथड है। और इसमें कुछ चीजें थी जो सही थी, कुछ चीजें थी जो गलत थी। हम्म। हम्म। वो एजाइल है, ये पुरानी है। इनमें कुछ कमियां थी जो एजाइल में जाके हमने पूरी की। ठीक है। अब इसमें कमी क्या थी? कि इन दिस वाटरफॉल मॉडल द रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर। तो जब आप स्टार्ट करते हो बनाना, तब आपके पास एप्लीकेशन की पूरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मुझे क्या एप्लीकेशन बनानी है। क्लियर? अब जब हम किसी नए प्रोजेक्ट में काम करते हैं जो आज तक बना नहीं है, सपोज व्हाट्सएप जब पहली बार बन रहा था तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि क्या हमें बनाना है। वो हिट एंड ट्रायल करके बनता जाता है। तो वहां पे इस तरह के मॉडल फेल हो जाते हैं। आजकल जो एप्लीकेशन बन रही है वो हर नई तरह की बन रही है। पेटीएम बन रहा है, जोमेटो बन रहा है, उबर बन रहा है। ठीक है, अमेजोन बन रहा है। तो लोगों को क्या पसंद आएगा वो एक बार में क्लियर नहीं होता। ठीक है। फेसबुक जब हम 10 साल पहले यूज करते थे, वहां पे कुछ और ऑप्शंस आते थे, कुछ और इंटरफेस आता था। तो कुछ फीचर जो लोग यूज करते गए उसको ऐड ऑन करते गए, इंप्रूव करते गए। जो नहीं बने फीचर वो हटाते गए। तो हम वन गो में एप्लीकेशन नहीं बना सकते। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके थ्रू प्रोसेस होता है, मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो पुराने जो प्रोजेक्ट बनते थे जहाँ पे रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर है, या छोटे प्रोजेक्ट है यहाँ पर रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये बनाना है, तो वहां पे तो ये मॉडल काम कर सकता है। क्लियर? ये रिक्वायरमेंट, हाँ, ये पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है। और ये सुटेबल है स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट में तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं होती। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज। मॉडल है इजी अंडरस्टैंड करने के लिए। इस मॉडल में क्या होता था कि जो कोडिंग वाली टीम थी ना, वही कोड कंप्लीट करके टेस्ट करती थी। तो सेपरेट टेस्टिंग टीम भी नहीं होती थी इस मॉडल में। क्लियर है? और क्लाइंट ने कोई रिक्वायरमेंट दी, उनको वो रिक्वायरमेंट एक्चुअल में डेवलप होकर लास्ट फेज में मिलती थी जब पूरी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाती थी। तो उसमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो दोबारा से आइट्रेशन करना बड़ा मुश्किल होता था। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो इसके डिमेरिट बहुत ज्यादा थे, थ्योरी तक लिखा है। फिर स्पाइरल मॉडल आया। स्पाइरल मॉडल क्या कहता है कि हम पूरा प्रोजेक्ट एक बार में डिलीवर नहीं करेंगे। हम सपोज, सॉरी, हम कुछ रिक्वायरमेंट, एक मॉड्यूल लेंगे, उसका बिजनेस को समझेंगे, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, उस मॉडल को बिल्ड करेंगे, छोटा पोर्शन बिल्ड करेंगे। फिर क्लाइंट से फीडबैक लेंगे,
फिर उसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे दूसरे मॉडल की, फिर दूसरा मॉडल देंगे, फिर क्लाइंट से फीडबैक लेंगे, फिर क्लाइंट फीडबैक पे चलता था। स्पाइरल मॉडल। इसमें क्या होता था कि इसमें भी जो टेस्टिंग टीम थी सेपरेट नहीं होती थी, ठीक है, ये वाटरफॉल के बाद आया था। इसमें भी जो मैनुअल जो डेवलपर थे वही कोड खत्म करके टेस्टिंग करते थे इस मॉडल के हिसाब से। क्लियर। इसके भी एडवांटेज से फ्लेक्सिबल चेंजेस अलाउड थे, बट ये स्मॉल प्रोजेक्ट, लो रिस्क प्रोजेक्ट के लिए थे। फिर नया मॉडल आया प्रोटोटाइप मॉडल, कि हम क्या करें, हम जो भी एप्लीकेशन बनाना है कस्टमर, इसमें कस्टमर के रिजेक्शन बहुत आते थे इन मॉडल्स में। क्लियर। फिर क्या होने लगा, प्रोटोटाइप बनने लगा कि हम क्या करें, एक प्रोटोटाइप बना के दे दें। प्रोटोटाइप मतलब एक सैंपल बना के दे दें। क्लियर। और फिर क्लाइंट जब उसको अप्रूव कर दे तब हम एक्चुअल प्रोडक्ट बनाए। तो ये भी मॉडल आया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो, फिजिबिलिटी स्टडी करो, उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करो, प्रोटोटाइप की टेस्टिंग करो, कस्टमर से अप्रूवल लो, फिर डिजाइन करो। अब इसमें प्रोटोटाइप बनाने में टाइम लगता था। प्रोटोटाइप हम एक्चुअल नहीं बना सकते सॉफ्टवेयर में, एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाना भी टफ होता था, उसमें भी बहुत R&D लगती थी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तो ये मॉडल भी फेल हुआ। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स आए, फेल हुए। वेरिफिकेशन वैलिडेशन, कि जो भी हम हर स्टेप्स कर रहे हैं, हम हर स्टेप्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेप्स है, जैसे हमने कस्टमर रिक्वायरमेंट ली, उससे SRS बनाया, SRS को क्लाइंट के पास भेजा चेक करने के लिए कि आप चेक करो ठीक है नहीं है। फिर हमने उसके टेस्ट केस बनाए, हाई लेवल डिजाइन, कि ये सिनेरियोस हमने ढूंढे, इसको आप रिव्यू करो। तो हम हर चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको क्लाइंट से वेरीफाई करा रहे हैं कि यार ठीक है नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। आज हम क्लाइंट को भेज रहे हैं, क्लाइंट रिव्यू करके थोड़े दिनों बाद भेज रहा है, प्रोजेक्ट में डिले होता था। और हर कोडिंग को, हर लेवल को वैलिडेट कर रहे थे। वैलिडेशन होता है प्रोडक्ट का, वेरिफिकेशन होता है प्रोसेस का। जो प्रोसेस हम करते थे, हर चीज जो भी हम कर रहे हैं उसे क्लाइंट से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो हर आइटरेशन पे डॉक्यूमेंट मेंटेन करना बड़ा टफ था, इसीलिए एजाइल मॉडल आया। एजाइल पे आते हैं। एजाइल क्या करता है, कहता है कि आप एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है। सीधे एजाइल पे आ जाते हैं, एजाइल को डीपली पढ़ते हैं। दिमाग में वाटरफॉल मॉडल रखना, क्योंकि उसमें फेलियर्स क्या आते हैं, कि हम वन गो में एप्लीकेशन बना के नहीं दे सकते। ठीक है। अब इसको समझो कि एजाइल काम कैसे करता है। एजाइल क्या है, एक मॉडल है, मेथोलॉजी है, मॉडल है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। तो सपोज एक प्रोजेक्ट है जो 2 इयर्स, सपोज इस पर 2 साल का लगभग काम होगा। ये चीज क्लियर है। ठीक है। तो हम इस 2 इयर्स प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। सपोज 2 इयर्स, एक साल में 2 क्वार्टर होते हैं, तो कितने क्वार्टर हो गए, 8 क्वार्टर्स हो गए। हमने वर्क को डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स में। ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिलीज। 8 फेजेस होगा इसके, कि हम 8 फेजेस में अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। ये वन फेज का मतलब हो गया, वन रिलीज का मतलब हो गया 3 मंथ्स, कि हम अपने प्रोजेक्ट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। ठीक है। क्लियर। तो पहले हम 3 मंथ्स की प्लानिंग करेंगे, 3 मंथ का काम असाइन करेंगे, 3 मंथ में हमें क्या डिलीवर करना है। क्लियर। 3 मंथ्स का काम हमने ले लिया। अब 3 मंथ्स के काम को भी, 3 मंथ्स बहुत ज्यादा होते हैं, शेड्यूल करना वक्त, तो 3 मंथ्स को भी हम डिवाइड कर लेते हैं स्प्रिंट में। स्प्रिंट होती है 10 डेज की। ठीक है।
स्प्रिंट क्या होती है? 10 डेज। 10 डेज मतलब 2 वीक। जो आईटी कंपनीज, भी बताता हूँ। हमने इस 3 मंथ्स की, इस समय 3 मंथ्स को रिलीज बोला ना, तो हम 10 डेज को क्या बोलते हैं? स्प्रिंट बोलते हैं। कि सबसे पहले जीरो स्प्रिंट, जब से हमने स्टार्ट किया जीरो स्प्रिंट। जीरो स्प्रिंट में 2 वीक्स हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। 3 मंथ क्या करना है, कैसा काम रहेगा, या इसमें कितने भी 2-4 दिन हम प्लानिंग करेंगे। 10 डेज का मतलब 2 वीक समझ में आया, क्योंकि एक हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं, 2 सैटरडे होते हैं, 2 संडे होते हैं। सैटरडे संडे जनरली ऑफ होता है। जब भी हम प्लान करते हैं तो स्प्रिंट 3 मंथ्स में, एक मंथ में दो, तो 6 स्प्रिंट्स हो गई। स्प्रिंट का मतलब है कि 2 वीक की हम क्या प्लानिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्प्रिंट या जीरो स्प्रिंट में हम क्या प्लानिंग करेंगे? फर्स्ट स्प्रिंट तो उसको भी डिवाइड करके, 3 मंथ्स को भी डिवाइड करके हम किस में लिया? वीक। पहले वीक में क्या क्या काम असाइन होगा, ठीक है। जो जो फीचर्स हमें काम करना है उसको हम बोलते हैं यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी मतलब कि 3 से 4 दिन का काम बेसिकली। और इसके यूजर स्टोरी, सपोज आपको दे दी कि एक प्रोडक्ट बनाना है, उसमें हमें ऐड टू कार्ट का पेज नया ऐड हुआ है, नया पेज बनाना है। इसके ये बनाना भी है, टेस्ट भी करना है, तो डेवलपर बनाएंगे भी, टेस्ट भी करेंगे। तो ये तो बड़ा टास्क हो गया, ऐड टू। नहीं, जब यूजर स्टोरी आएगी, कोई भी नया फीचर आएगा, तो उस हमारी जो सॉस डेमो की वेबसाइट थी, इसमें आ गया कि आपको पेमेंट गेटवे बनाना है, ठीक है। कि इसमें पेमेंट गेटवे नहीं है अभी। अ, आप इसमें डिलीवरी नहीं ले सकते पैसे देके, तो वो फीचर बनाना है। तो उस फीचर का वो क्या होगा? यूजर स्टोरी होगा ये। कि काम आ गया यूजर स्टोरी। 3 से 4 दिन एस्टिमेट करो, जबकि ज्यादा लगेंगे डेवलप करने में। तब इसमें जो टास्क होंगे, इसमें तो बहुत सारे टास्क होंगे। क्या क्या टास्क होंगे आपके? आपको रिक्वायरमेंट को भी समझना है, आपको टेस्ट केस भी लिखने हैं, आपको डेटा भी प्रिपेयर करना है, आपको अपना सिस्टम भी सेटअप कराना है, फिर टेस्ट केस को रन भी करना है, रीटेस्ट भी कराना है, साइन ऑफ भी करना है। तो वो सारे क्या हो गए? आपके टास्क हो गए। यूजर स्टोरी मतलब कि एक बड़ा टास्क आपको दे दिया गया, किस बारे में हो रहा है। टास्क हो गए, छोटे छोटे टास्क की, उसके अंदर आपको क्या करना है। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है। टास्क को हम आवर्स में डिवाइड कर देते हैं कि हमें ये काम करने में कितना टाइम लगेगा। सपोज एक यूजर स्टोरी थोड़ा सा बड़ा टास्क है, सपोज एक पूरा स्प्रिंट लग जाएगी इसमें। तो हमने दे दिया कि इस यूजर स्टोरी में हम एक ही बड़ी स्प्रिंट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कौन कौन से टास्क करेंगे? तो पहला तो हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है, रिक्वायरमेंट समझनी है। फिर टेस्ट केस डिजाइन करने, सिनेरियोज फाइंड करने, टेस्ट केस डिजाइन करने। फिर टेस्ट केस रन करने, टेस्ट केस रन करने एग्जीक्यूशन करना है, रीटेस्टिंग करवानी है, डेटाबेस टेस्टिंग करवानी है, साइन ऑफ लेना है, ठीक है। ये सारे टास्क हो गए आपके। क्लियर? और जो भी काम करना है पेमेंट गेटवे में, वो इस यूजर स्टोरी के अंदर टैग होगा। इसके अंदर वो सारा डिस्क्रिप्शन होगा। इस यूजर स्टोरी का एक नंबर होगा, यूजर स्टोरी 7, सपोज फीचर 901 की यूजर स्टोरी है ये। इसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन होगी इस पेमेंट गेटवे के बारे में, कि पेमेंट गेटवे कैसा बनाना है। एसआरएस, पूरे एसआरएस में जो भी रिलेटेड यूजर स्टोरी के होगा, वो इस यूजर स्टोरी के अंदर आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? और इस टास्क को की, अब इस टास्क में क्या होता है कि छोटे छोटे टास्क हो गए, कि हमें रिक्वायरमेंट समझने में 4 आवर्स लगेंगे, टेस्ट केस डिजाइन करने में हमें सपोज 30 आवर्स लगेंगे, टोटल वर्किंग आवर्स। टेस्ट केस रन करने में हमें 10 आवर्स लगेंगे। रीटेस्टिंग के लिए 2-3 आवर्स हमने फिर से और ले लिए। डेटाबेस टेस्टिंग के लिए हमने 5 आवर्स ले लिए, ठीक है। यूजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए हमने और टाइम ले लिया। तो इससे आपका काम, आपको पता लगेगा कि आने वाले दिनों में मेरे पास कितने आवर्स का काम है और कितना टाइम। 30, 40, 50, 40, 50, हाँ, हाँ, 50 आवर्स का।
अब ये यूजर स्टोरी आपको मिली है, अब ऐसी कोई भी और भी काम होगा तो दूसरी यूजर स्टोरी दूसरे को असाइन हो जाएगी। ठीक है। तो एप्लीकेशन में बड़ी बड़ी बड़े एप्लीकेशन में छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो एक यूजर स्टोरी बनती है, वो कंप्लीटली आपको असाइन हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट में, हाँ, यूजर स्टोरी मतलब एक बड़ा टास्क असाइन करके आपको दे दिया है, उसको डिलीवर करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है। सब कुछ शादी है, हमारे घर में शादियां होती हैं, जैसे हम प्लानिंग करते हैं, इनविटेशन किसी को भेजना है, उसके लिए कार्ड प्रिंटिंग होगी, केटरिंग वाले को बोलना है। तो हमने ये छोटे छोटे टास्क हैं कि कार्ड प्रिंटिंग करवाने का राहुल को दे दिया, कोई घर पे है, तो यूजर स्टोरी होगी कि राहुल के पास क्या है, कार्ड प्रिंटिंग का है। कार्ड प्रिंटिंग के लिए वो क्या क्या करेगा, पहले तो सैंपल्स देखेगा, फिर उसके लिए डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है। फिर उसके लिए अप्रूवल लेगा घर से कि मैं ये छपवा रहा हूँ, ऐसे छपवा रहा हूँ। फिर उससे जो वेंडर होगा उससे पैसे डिसाइड करेगा कितने पैसे में हो रहा है, उससे डिलीवरी टाइम कब है। तो ये पूरी यूजर स्टोरी किसके पास है, राहुल के पास है। राहुल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है। कोई कैटरिंग वाले को, टेंट वाले को बुक करना है, तो उसके लिए कोई अमन दूसरा बंदा बुक कर रहा है, इस जा जाके मल्टीपल लोग से बात कर रहा है कि कहाँ, कौन सा टेंट हाउस खाली है, वेन्यू डिसाइड का किसी को और का दे दिया। ठीक है। ड्रेस आनी है, ठीक है, मेहमानों को देने गिफ्ट आने, वो किसी को दे दिए। फ्लावर का करना है, फ्लावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी, तो वो टास्क बना, यूजर स्टोरीज बना दी। अब उस फ्लावर के अंदर भी मल्टीपल टास्क बन गए। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से काम होता है। ठीक है। ये ब्रेकडाउन समझ में आया कि हम एक क्या ब्रेकडाउन करते हैं, रिलीज, प्रिंट, यूजर स्टोरी, और फिर आते हैं हम टास्क पे। टास्क आर के बेसिस पे होते हैं, यूजर स्टोरी डेज में होती हैं। ठीक है। 3-4 डेज, स्प्रिंट वीक में होती है, 2 वीक्स की होती है, और ये मंथ की, तो ये 3 मंथ्स। क्लियर। इस तरीके से आपको असाइन होता है, तो आपको यूजर स्टोरी असाइन हो जाएगी, उसके अंदर आप अपने टास्क बना लोगे, बता दोगे कि इतने आवर्स का, इतने टाइम का। जो आवर्स देते हैं वो मैनुअल टेस्टर या डेवलपर खुद देता है कि मैं इतने आवर्स में कर लूंगा। क्लियर। ताकि उससे एस्टिमेशन निकल जाए कि हम कब तक कंप्लीट कर पाएंगे, क्या हम 2 हफ्ते के अंदर ये स्प्रिंट डिलीवर कर पाएंगे। तो हर 2 हफ्ते के अंदर ये स्प्रिंट का काम कंप्लीट करना होता है। क्लियर। और इसकी डिलीवरी करनी होती है। नहीं कर पाए, कुछ इशू आ गया, तो उसको हम नेक्स्ट, उस यूजर स्टोरी को नेक्स्ट स्प्रिंट में मूव कर देते हैं, और जितने भी स्प्रिंट में टास्क थे वो कंप्लीट कर देते हैं। भाई एक स्प्रिंट में बहुत सारे लोग हैं, तो 5-6 यूजर स्टोरी होंगी, हो सकता है 5-6 में से 2-4 हमने कंप्लीट कर ली, कोई रह गई बाई चांस, तो उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में ले लिया और स्प्रिंट को कंप्लीट कर दिया। क्लियर। बट हम प्लानिंग ऐसी करते हैं कि सेम स्प्रिंट का काम सेम उसमें हो जाए, वीक में हो जाए। क्लियर। तो एजाइल क्या है, इंक्रीमेंट मॉडल है। हमने एक बड़े से प्रोजेक्ट को एक साथ करने की जगह उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लिया, और फिर उसको काम कंप्लीट करते रहे, लाइक दिस जो हमने किया। ये चीज आ रही है समझ में। हाउ डज इट वर्क, यू मेक अ लिस्ट। हम टास्क के फीचर्स की लिस्ट बना लेते हैं, उनकी प्रायोरिटी भी सेट कर देते हैं कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। क्लियर। जैसे शादी का एग्जांपल दिया था, तो शादी में मिल्क का बहुत ज्यादा होता है, डेयरी का प्रोडक्ट ज्यादा होता है। ठीक है। तो ऐसे सामान, ये हमें पता है कि पहले, अब पहले से लाके नहीं रख सकते। यस और नो। ये हमें पहले से बात करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी डिलीवरी हम 1-2 दिन पहले ही लेंगे। तो वो शेड्यूल बनाया जाता है। क्लियर। तो सेम वे में यहाँ पे भी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है कि पहले काम कौन सा करके फिनिश करना है, कौन सा लास्ट पे ले जाना है, कौन पहले काम होगा, कौन सा बाद में होगा, ताकि उसके जो काम हमने पहले किया वो टेस्ट भी हो जाए। ठीक है। वाई यूज। अब वाई यूज में क्या आता है, इम्प्रूव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। अब क्या होता है कि जब हमने एक स्प्रिंट बना के खत्म कर दी, छोटे छोटे टास्क करके खत्म कर दिए, तो हम इसको डिलीवर कर देते हैं और कस्टमर को दिखाते हैं कि हमने इतना बनाया, क्या ये ठीक है। क्लियर। तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है।
तो अगर उसको कुछ चीज पसंद नहीं आती तो हम तुरंत नेक्स्ट स्प्रिंट में उसको चेंज कर देते हैं। इसलिए इसका नाम अजाइल है। अजाइल मतलब चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये मॉडल फ्लेक्सिबल है। एडवांटेज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रैपिड कंटिन्यूस चेंजेस, बिजनेस पीपल का और डेवलपर का सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। जब तक डेवलपर इन टास्क में काम कर रहे होते हैं रिलीज में, जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो नेक्स्ट रिलीज की तैयारी कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट रिलीज में हम क्या क्या कराएंगे। वो बिजनेस से बात कर रहे होते हैं कि हमने ये काम कर लिया, अगली बार क्या करना है, तो वो ये टास्क बना रहे होते हैं। यूजर स्टोरीज डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस यूजर स्टोरी में क्या क्या करवाना है। तो सारे पूरी टीम इन्वॉल्व रहती है। टेस्टर डेवलपर तो लगे ही रहते हैं, लेकिन जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, बाकी टीमें हैं जो मैनेजमेंट की हैं, वो भी लगी रहती हैं। जब तक आप एक रिलीज को पूरा कर रहे होते हैं, वो दूसरे के आगे रिलीज की प्लानिंग करके आपको पास पहले ही रखते हैं। क्लियर। डिसएडवांटेज भी है। In case of some software delivery, especially the large ones, it's difficult to access the effort required at the beginning of the software development cycle. अब इसमें एफर्ट करना बड़ा मुश्किल, एफर्ट का एस्टिमेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम स्टार्टिंग में एप्लीकेशन बना रहे हैं, छोटे से चंक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितने टाइम फ्रेम में कितना टास्क देना है वो थोड़ा एस्टिमेशन टफ होता है। ठीक है। वाटरफॉल मॉडल ये था, और एजाइल ये है। एजाइल को हम कैसे कर रहे हैं, इंक्रीमेंट में कर रहे हैं। एक मॉड्यूल ले रहे हैं, सारे प्रोसेस कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें मैं कुछ की फीचर बताता हूँ आपको। ठीक है। स्क्रम। अब स्क्रम क्या होता है, स्क्रम भी इसमें यहां से बताता हूँ आपको। अब ये जो मैनेज हो रहा है, आपको काम दे दिया, ठीक है, ठीक है, और आपको भी असाइन कर दिया। अब एक जना तो है नहीं, मल्टीपल लोगों की टीम है, मल्टीपल डेवलपर है। तो क्या सब काम अपने आप करेंगे? नहीं। तो छोटी छोटी एजाइल टीम बनाई जाती है। एजाइल टीम्स मतलब, इसको हटा देते हैं, कि एजाइल टीम में हमने बता दिया कि 5 डेवलपर्स हैं, 2 मैनुअल टेस्टर हैं, 2 ऑटोमेशन टेस्टर हैं, ठीक है, एक टेक्निकल लीड है जो इस टीम को लीड करेगा। ठीक है। तो ऐसी मल्टीपल टीम होती है। तो बड़े प्रोजेक्ट में ऐसे ही 7-8 टीम्स होती है। उन टीम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे कि हर मॉड्यूल पे, इस मॉड्यूल पे हमारी ये टीम काम करती है। उनको लीड कौन कर रहा है? टेक्निकल लीड। ठीक है। फिर ऐसी मल्टीपल टीम होती है, और इन सब टीमों को लीड करते हैं प्रोडक्ट ओनर या स्क्रम मास्टर। अब स्क्रम मास्टर क्या होता है? स्क्रम मास्टर होते हैं, अभी जो स्क्रम वर्ड आया था, स्क्रम मास्टर्स होते हैं एमबीए या फिर जो बिजनेस को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ये मैनेजर्स। ये टेक्निकल नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो काम को समझाते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट से काम लेके आते हैं और अपनी टेक्निकल टीम्स को देते हैं, और टेक्निकल टीम और क्लाइंट के बीच में एक तरीके से काम करते हैं। तो कहीं पे प्रोडक्ट ओनर होते हैं, किसी कंपनी में इनको प्रोडक्ट ओनर कहा जाता है, ठीक है, और कहीं पे इनको स्क्रम मास्टर का। ये इन चीजों को फॉलो करवाते हैं, किनको? इस मैथोलॉजी को फॉलो कराते हैं कि रिलीज में किस टास्क को ब्रेक डाउन करना है, कब करना है। ये सारी जो प्लानिंग होती है वो स्क्रम मास्टर करते हैं। इस एजाइल को चलाना, इस एजाइल मैथोलॉजी को फॉलो करना, वो किसका काम होता है? स्क्रम मास्टर का। तो ये लोग कोर्स करते हैं इसका। ठीक है। जो एमबीए ग्रेजुएट होते हैं, ये लोग इसका मास्टर्स होते हैं। तो ये लोग कोर्स करते हैं कि इसको फॉलो कैसे करवाना है, मैं किस टास्क को ब्रेक डाउन करूं, किस टास्क को कैसे बनाऊं, किसको असाइन करूं, किस टीम से कैसे बात करूं, इंटरकनेक्शन कैसे होगा। दीस आर द स्क्रम मास्टर्स। क्लियर। प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर्स। और ये जो टीम होती है, इनको एजाइल टीम और स्क्रम डेवलपमेंट टीम भी बोला जाता है। स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट, ये चीज समझ में आ गई। अब स्प्रिंट तो चलती चलती है। दूसरा, डेली जो टास्क हम कंप्लीट करते हैं, डेली मीटिंग्स भी होती हैं। ठीक है।
डेली मीटिंग मतलब स्टैंड अप मीटिंग, इसको बोलते हैं स्टैंड अप मीटिंग। तो जैसे ही आप एवरी मॉर्निंग ऑफिस में जाते हो 10 o'clock, तो 10:30 पे मीटिंग शेड्यूल होती है। इसमें डिस्कस होता है कि कल आपने क्या किया। ठीक है, यस्टरडे के टास्क आपके डिफाइन होते हैं कि कल आपने कौन कौन से टास्क करके कंप्लीट किए, आज आप कौन कौन से टास्क टारगेट कर रहे हो, क्या उन टास्क को करने के लिए कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको लग रहा है कि यार ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसमें कोई चैलेंजेस है, तो आपको पहले से बताना पड़ता है ताकि उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। या आपका काम किसी और के काम की वजह से अटका तो नहीं है कि यार वहां से तो डेटा ही नहीं आया, डेटा आता तब मैं कर पाता। ठीक है, तो उनको बोलते हैं डेली स्टैंड अप मीटिंग्स। क्लियर। तो ये किसका पार्ट है कि ये करना है, ये एजाइल का पार्ट है कि वहां पे स्क्रम मीटिंग्स होनी चाहिए। तो इनको कौन फॉलो कराता है, तो स्क्रम मास्टर होते हैं। ठीक है। इस फिर हर स्प्रिंट के खत्म होने पे स्प्रिंट का रिव्यू होता है कि किसने क्या क्या टास्क किया। ठीक है, और हम सब ने मिलकर टास्क में क्या अच्छा किया, व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट वेंट वेल, कि हमने क्या अच्छा किया और क्या हमसे गलती हुई जो आगे हम सही कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम क्या, स्प्रिंट रिव्यू। ठीक है, ये प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है। क्लियर। स्प्रिंट की प्लानिंग होती है, स्प्रिंट डिजाइन होती है, डेली स्क्रम मीटिंग होती है, और स्प्रिंट का रिव्यू होता है। कुछ, हाँ, स्क्रम मास्टर, आप टेक्निकल लीड भी बैठा होता है और स्क्रम भी बैठे होते हैं। अगर टेक्निकल डाउट है तो टेक्निकल लीड को रिजॉल्व करेगा, और कुछ अगर डिपेंडेंसी रिजॉल्व करनी है दूसरी टीम से या कहीं और से काम आना है तो वो स्क्रम मास्टर हैंडल करता है। ठीक है। तो जब भी हम रिलीज की प्लानिंग करते हैं, तो जो जो टास्क हमने उस रिलीज में लिया है उसे बोलते हैं रिलीज बैकलॉग, कि ये हमारा बैकलॉग है, ये हमें क्लियर करना है। तो इसमें सपोज 10 काम थे, तो 10 का हमारा बैकलॉग हो गया। फिर 10 में से कुछ काम हमने पहली स्प्रिंट में ले लिए, सपोज अब इसको बढ़ा देते हैं, 40 to 50 काम हमें करने हैं। तो ये हमारा स्प्रिंट का बैकलॉग, इसमें से मैंने 4 to 5 काम इस स्प्रिंट में ले लिए। तो इस स्प्रिंट का बैकलॉग क्या है, ये कि मुझे ये काम करने हैं। ये चीज समझ में आ रही है। सपोज एक रिलीज है उस रिलीज में मैंने 40 यूजर स्टोरी पिक कर ली कि हम 40 यूजर स्टोरी करेंगे। तो ये इस रिलीज का बैकलॉग बन गया कि मेरे पास इतना काम है। क्लियर। उसमें से स्प्रिंट 1 में मैंने 4 to 5 यूजर स्टोरीज पिक कर ली, तो इस स्प्रिंट में इतना बैकलॉग है, तो मुझे ये क्लियर करना है, मतलब काम करना है। तो जितना मैं स्प्रिंट मार्क करके काम करते जाऊंगा उतना वो बैकलॉग क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग, रिलीज बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, डेली स्क्रम और इस टाइप से ही चलता रहता है। क्लियर। अब ये सेम ही है। अब इसमें आते हैं, ये बहुत डिटेल में मैं आपको इसमें, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, स्प्रिंट आर्टिफैक्ट, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक है। नहीं, ये तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको क्या होता है क्योंकि ये डिटेल में है। ठीक है। अब ये चीज पूछते हैं डेफिनेशन ऑफ डीओआर डीओडी। आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी, जब आप कंपनी में काम करोगे ना तो ये चीजें पता होनी चाहिए, तो वहां पे पता नहीं चलेगा कि स्टैंड अप मीटिंग है, कोई कहेगा स्टैंड अप मीटिंग के लिए आ जाओ, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंड अप मीटिंग क्या होती है। ठीक है। तो कभी जब यूजर स्टोरी आपको असाइन होगी, ठीक है, ये यूजर स्टोरी सपोज प्रियंका को असाइन कर रहा हूँ। क्लियर। ये मैं यूजर स्टोरी प्रियंका को तब असाइन कर सकता हूँ जब ये यूजर स्टोरी रेडी है। क्लियर। रेडी मतलब कि इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर है, तभी तो प्रियंका काम कर सकती है। इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ रेडी, डीओआर। क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेडी। अब डेफिनेशन ऑफ रेडी का मतलब है कि यूजर स्टोरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उसमें क्या काम करना है, टेस्टेबल होनी चाहिए कि मैं जितना पोर्शन कर रहा हूँ क्या मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं वो किसी और पे डिपेंडेंट है।
फीजिबल होनी चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, यूजर क्राइटेरिया बिल्कुल, डिपेंडेंसीज कोई नहीं होनी चाहिए उस पर, ठीक है, और उसका ये सारे क्राइटेरिया तो ये कंपनी टू कंपनी डिफाइन करते हैं। तो हर कंपनी का डीओआर बना होता है कि व्हाट इज अवर डेफिनेशन ऑफ रेडी, कि मैं कब मान लूं कि यूजर स्टोरी बिल्कुल रेडी है। क्लियर। और जब मैंने प्रियंका को असाइन कर दी, तो प्रियंका को उस यूजर स्टोरी को एंड करना है, खत्म करना है, कंप्लीट करना है। तो डेफिनेशन ऑफ डन कब मानेंगे कि यूजर स्टोरी वो कंप्लीट हो गई है? जब उसका कोड होगा, कोड प्रोड्यूस होगा, कोड में प्रॉपर कमेंट होंगे, पीयर का रिव्यू होगा, बिल्ड हो रहा होगा प्रोजेक्ट विदाउट एरर, यूनिट टेस्ट पास हो गए होंगे, उसके मैनुअल टेस्ट केस पास हो गए, ऑटोमेशन टेस्ट केस पास हो गए होंगे, तो वो सारे चेक पॉइंट्स हैं। क्लियर। यूएटी पास हो गया होगा, सारा बिल्ड कॉन्फ़िगर हो गया, डॉक्यूमेंटेड हो गई होंगी, तब हम मानेंगे कि वो, और जो रिमेनिंग टास्क आपने उसके जीरो कर दिए, जो जो टास्क कर रहे थे वो जीरो कर दिए, तब मानेंगे कि वो डेफिनेशन डन है। तो डेफिनेशन ऑफ रेडी और डेफिनेशन ऑफ डन आपको आपके कंपनी मिलेगी कि हम इसको मानेंगे कि आपका काम खत्म हो गया है। दिस इज क्लियर। डीओआर डीओडी पूछा जाता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डन। क्लियर है। तो जैसे ये है, ये टेस्ट केस बनाए गए, ठीक है। टेस्ट केस के फॉर्मेट में हमने यूजर स्टोरीज को डिफाइन किया हुआ है। ये हाई लेवल डिजाइन है, जो आपको बताया था मैंने, टेस्ट प्लान, नहीं, टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान बताया था मैंने आपको। तो ये एक तरीके का टेस्ट प्लान है, ठीक है। इसमें यूजर स्टोरी एक दो तीन चार, ये यूजर स्टोरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये लॉगिन से, ये लॉग आउट से, इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है डिफाइंड है। ये और डिटेल में होती है, सैंपल है। इसका एक्सेप्टेशन क्राइटेरिया क्या है? क्लियर। हाँ, टेस्ट केस बनाए थे, बट इसमें हाई लेवल सिनेरियोज हैं कि क्या कंप्लीट करना है। अब इस स्टोरी में जाएंगे तो पूरा डेप्थ में दिया होगा। क्लियर। और क्यूए के क्या टास्क होते हैं, तो वो टास्क दिए हुए हैं। अंडरस्टैंड यूजर रिक्वायरमेंट, राइट टेस्ट सिनेरियो, राइट टेस्ट केसेस, रिव्यू कराने, प्रिपरेशन करना, टेस्ट डेटा एनवायरनमेंट सेटअप करना है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना, रीटेस्टिंग करना है, टीम मीटिंग्स में जाना, ऑटोमेशन करना है। ये सारे क्यूए के टास्क बनेंगे किसी भी क्वालिटी एश्योरेंस की। आपने जो भी बनाया है उसको एश्योर करना है कि वो ठीक है नहीं, ठीक है। तो इतने सारे टास्क आप अपने यूजर स्टोरी में क्रिएट करते हो। क्लियर। तो ये इस सब चीजों को, कि किसको कौन सा काम असाइन किया है, हमने कौन से रिलीज बनाई है, रिलीज प्लानिंग की डेट क्या है, ये कैसे याद रखा जाए? क्या इसको हम नोटपैड में करेंगे? नहीं, ट्रैक नहीं कर पाएंगे इसको। इस पूरी चीजों को जो हम बता रहे हैं, ये तो बहुत सारी है, यूजर स्टोरी बहुत सारी टीम है, इसको हैंडल करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरा। जीरा पे हम टेस्ट केस भी लिख सकते हैं। वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। प्रोडक्ट बोल सकते हो या प्रोजेक्ट बोला जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ठीक है। बग ट्रैकिंग टूल, इसमें और भी फीचर है कि आप उसमें टेस्ट केस भी बना सकते हो, उनको मैप कर सकते हो अपने यूजर स्टोरी से। क्लियर। ये पेड टूल है, मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। इसका एक्सेस आपको कंपनी में मिलेगा, ठीक है। इजी है यूज करना, आपको वॉक थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आपको कंपनी में यही मिले या कुछ और मिले। तो ये जस्ट अ टूल है, जैसे कोई भी टूल आप यूज करते हैं, उसमें टेस्टिंग कोडिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस में कोई टफ नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको जो सेटअप करता है, वो स्क्रम जो मैंने बताया था ना, वो स्क्रम का काम होता है कि हाँ, स्क्रम मास्टर उनका लॉगिन क्रिएट करना, डेटा क्रिएट करना, उसकी यूजर स्टोरीज बनाना, जीरा को टेक केयर करना, क्योंकि उन्हीं का काम है पूरे प्रोजेक्ट को चलाना। नहीं, उनके पास इसका एडमिन राइट्स होता है, वो उस पूरे को हैंडल करते हैं, ठीक है। और इसके मल्टीपल यूजर होते हैं, वो यूजर हम इसमें यूजर क्रिएट कर देते हैं, जो टेस्टर है टेस्टर का यूजर बना दिया, जो डेवलपर है डेवलपर का यूजर बना दिया। तो वो लोग, स्क्रम मास्टर इनको टास्क बना के असाइन कर देता है, और उस टास्क में ये लोग काम करते रहते हैं।
ये सिर्फ ट्रैक करने के लिए होता है, क्योंकि मैन्युअली ट्रैक करना, पूरे 2 साल के प्रोजेक्ट में इतनी सारी यूजर स्टोरी होंगे, इतने सारे टास्क होंगे, तो कैसे मैन्युअली करना, एक्सेल पे करना बहुत टफ हो जाता है। क्लियर? मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटरफेस जीरा। ठीक है, इस तरीके का ऐप होता है जीरा। ओपन हो जाए एक बार ये। अलग अलग टूल आते हैं। ठीक है, सपोज थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हो गया बैकलॉग। पहले तो टाइमलाइन पे आते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन बनाई जाती है, देखो पहले। ठीक है, ये स्प्रिंट है। इस स्प्रिंट का नाम क्या दिया हुआ है? यहाँ से क्वार्टरली, कि स्प्रिंट कब से कब तक चलेगी, तो यहाँ पे डिजाइन करते तो वो दिखता है। ठीक है, स्प्रिंट 1, वीक में, मंथ में, यहाँ पे टाइमलाइन क्रिएट करते तो यहाँ पे दिखेगा कि स्प्रिंट कब से कब तक है। तो अगर स्प्रिंट में जाएंगे हम, तो ये पता लगेगा यहाँ पे कि कब से कब तक है। तो जनवरी 1 से मार्च 30 तक है, तो यहाँ पे टाइमलाइन पे दिखेगी। क्रिएट इपिक, एक और स्टोरी बनाना चाहते हैं हम, सपोज स्प्रिंट 4 बना दी। ठीक है, इसका अलग तरीका है, मैंने राइट्स ले रखी है। ये अभी कंप्लीट है ये। ठीक है, इसमें जैसे मैंने डेट इसकी बढ़ा दी कि हम, से मैंने डेट दिए, ड्यू डेट, तो हम इसको 30 मार्च तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये टाइमलाइन पे यहाँ पे दिखने लगी स्प्रिंट, कि इसको हम यहाँ तक खत्म करेंगे। तो सिर्फ टाइमलाइन देखने के लिए कि ये स्प्रिंट यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है भाई, हाँ ये स्क्रम मास्टर बना के देंगे आपको। ठीक है, फिर इसका बैकलॉग, उसके अंदर, उस स्प्रिंट के अंदर कौन कौन से टास्क होंगे, यहाँ पे वो टास्क बना देंगे। ठीक है, टास्क बना के आपको असाइन कर देंगे। सपोज स्प्रिंट 3 है, स्प्रिंट 2 है, ये टास्क है, ये डन मार्क कर रखा है, इसको मैं इन प्रोग्रेस कर देता हूँ, इसको भी इन प्रोग्रेस। ठीक है, और इसको यहाँ से असाइन कर देते हैं। अनअसाइन, असाइन टू मी, असाइन टू मी, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप असाइन करनी। जो भी काम मुझे असाइन होंगे, ठीक है, बोर्ड में जाएंगे, तो वो करंट स्प्रिंट जो चल रही होगी, यहाँ पे टास्क दिखाई देंगे मुझे, कि क्रिएट पेमेंट मोड, ये टास्क अभी मुझे करने। टू डू, ये मेरे टू डू लिस्ट में है, ये मेरी प्रोग्रेस में है, ये मैंने डन कर दिए। तो जैसे मैंने ये टास्क है, अब इस टास्क को ओपन करेंगे। ठीक है, तो इस टास्क के अंदर क्या करना है वो सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, ऐड डिस्क्रिप्शन करके, मैंने ऐड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि इस टास्क के अंदर क्या करना है। तो मैं अपना सारा टास्क, टेस्ट केस बनाना है तो टेस्ट केस बना लूंगा, फिर मैं इसको डन कर दूंगा। डन करने के लिए आपको क्या करना है, स्प्रिंट को यहाँ से यहाँ मूव कर देना है। ठीक है, या आपको इसका स्टेटस चेंज कर देना है, किसी और को असाइन करनी होती तो और को असाइन हो जाती है। यहाँ पे असाइन करना है तो किसी और को काम जाना है तो और को असाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी स्प्रिंट कंप्लीट कर रखी है, इसमें एक्चुअली
R&D करके। तो ये टास्क यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गया, इसमें कितने भी आवर्स होंगे, अगर मैंने इसको यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है, तो ये डन हो गई। ठीक है, ये टास्क दिख रहा है आपको डन के, तो डन में आ गए। ठीक है, तो अगर इसके सारे, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप है बस, कि आपने टास्क अपने यहाँ से यहाँ मूव कर दिए, जो भी आपके कंप्लीट हो गए, आवर्स उसमें दिखाएंगे, तो ये कैंसिल होता जाएगा, देखो टास्क। इससे क्या होता कि, नहीं, उस पर टैगिंग होती है, आपने सारे काम कर लिए, आपके काम का अप्रूवल होता है कि जैसे टेस्ट केस पास हो गए सारे, कोई डिफेक्ट नहीं आया, ठीक है, तो आप अपने एंड पे मार्क कर सकते हो कि मैंने कर लिया है। बाद में कोई डिफेक्ट आया तो फिर वो आपके पास कंप्लेन आएगी कि भैया आपने तो टेस्ट किया था, ये नहीं था। तो ऐसा डैशबोर्ड उसके पास होता है, स्क्रम मास्टर के पास, तो उसको दिखेगा कि ये सारे टास्क डन हो गए, ये प्रोग्रेस में, ये किसके पास असाइन है, तो वो ट्रैक कर सकता है यहाँ से इस तरीके से, कि हमारे स्प्रिंट में इतने टास्क थे, इतने टास्क हो गए, ये स्प्रिंट 30 तारीख से चलनी थी, यहाँ पे टास्क दिखते रहते हैं, तो डन 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 डन, तो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी वो कंप्लीट मार्क कर देंगे स्प्रिंट। क्लियर है, नई स्प्रिंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ, ज्यादातर टाइमलाइन, बैकलॉग और बोर्ड, बोर्ड पे आपको टास्क दिखेंगे, टाइमलाइन में आप स्प्रिंट बना सकते हो, बैकलॉग में आपको काम दिखेगा कौन सा काम आपको आसान है। या स्प्रिंट का बैकलॉग क्या है, प्रोजेक्ट का बैकलॉग क्या है। क्लियर। फिर टेस्ट केस बनाने के लिए इसका एक प्लगइन होता है, जाइफर स्केल, यहाँ पे आप टेस्ट केस बना सकते हो। सपोज आपको नए टेस्ट केस बनाने हैं, ठीक है, ये पुराने टेस्ट केस बने हुए हैं, सपोज मुझे न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बना दिया मैंने, इसमें लॉगिन के टेस्ट केस बनाने, लॉगिन प्रियंका, ठीक है, इसमें टेस्ट केस बना दिए, एक ये बना दिया। अब इसके अंदर न्यू टेस्ट केस, ठीक है, न्यू टेस्ट केस लिखना है, टेस्ट केस का नाम टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, मैं भी रफली लिख रहा हूँ, जो हम उस फाइल में देते थे वही लिखना है। प्री कंडीशन, ठीक है, बट डेमो डेमो, प्री कंडीशन, अभी किस स्टेज में ड्राफ्ट में, प्रायोरिटी क्या है, P1 P2 P3, यहाँ पे हाई नॉर्मल लो है, P1 P2 P3, इसकी प्रायोरिटी हाई है, कौन ओनर है, कितने टाइम में कंप्लीट होगा, टेस्ट स्क्रिप्ट, इसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स यहाँ लिख दे सकते हैं, स्टेप्स 1 2 3 4, ठीक है, टेस्ट डेटा जो भी यूज होना है, लॉग इन डेटा जो हम फाइल में देते थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ड्राफ्ट अप्रूव किया, पहले तो ड्राफ्ट में रखते हैं, फिर मैनुअल इसको अप्रूव कर देता है, ठीक है, तो टेस्ट केस क्रिएट हो गया, बैक में जाएंगे, तो हमारे इस फाइल में एक टेस्ट केस क्रिएट हो गया है। ऐसे ही मल्टीपल टेस्ट केस क्रिएट कर सकते हैं, तो हर अपने मॉड्यूल का ऐसे फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर टेस्ट केस लिख देते हैं, ठीक है। ये मैनुअल टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेशन का नहीं होता, ऑटोमेशन का तो अलग रिपोजिटरी बनती है, कोड की रिपोजिटरी बनती है, इसको इसमें नहीं करते। क्लियर। अब क्या होता है कि जब भी आपको टेस्ट केस रन करने हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट साइकिल, ठीक है। सपोज मुझे एक टेक्स्ट साइकिल बनानी है, कि मैं यहाँ पे एक साइकिल बनाता हूँ, टेक्स्ट साइकिल का लिख देता हूँ कि मैं अप्रैल टेस्ट साइकिल 3, डिस्क्रिप्शन, कि मैं इसको कब से रन करूंगा, इसको मैं 28 अप्रैल को रन करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं इसको रन करूंगा तो इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट केस मैं चलाऊंगा, तो आप यहाँ फोल्डर जो आप बना रखे होते हैं ना, उनसे ये सारे टेस्ट केस यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। क्लियर है, ऐड, इसके अंदर तो नहीं,
ऐड, ठीक है, इसके अंदर add, इसको क्लोज कर। तो जब भी मैं टेस्ट केस रन करूंगा तो ये 4-5 टेस्ट केस चलाऊंगा मैं। इसको सेव कर देता हूँ। तो मुझे मैनेजर को पता है कि टेस्ट साइकिल 3 रन करने का टाइम है, तो इसके टेस्ट केस चलेंगे। तो मैं जाऊंगा, हर टेस्ट केस रन करने का स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री आती रहेगी। अब देखो इसको, जैसे अब बेसिकली ट्रैक करने को होता है कि किस दिन हमने कितने टेस्ट केस चलाए, क्या प्रोसेस था। तो जैसे अभी हमने ये बनाई साइकिल, अब ये दिखा रहा है कि 0% है ये, ठीक है। तो मुझे जाके टेस्ट केस स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टार्ट। तो मैनेजर को पता लगेगा कि मैंने टेस्ट साइकिल स्टार्ट कर दी है। तो मैं अपनी टेस्टिंग करने स्टार्ट कर दूंगा। जब मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको पास फेल करना है, इसके अंदर स्टेप लिखे, मैं इसको पास कर देता हूँ कि ये पास हो गया, ठीक है। तो ये मैनेजर को दिखता रहेगा स्क्रीन पे कि इस टेस्ट साइकिल में क्या हो रहा है। April 4 की टेस्ट साइकिल थी ये वाली है। ये दिखाएगा कि 20% कंप्लीट हो गई है, 3 टेस्ट केस पेंडिंग है, एक पास हो गया। किसी को बताना नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो यहाँ से ट्रैक हो रहा होता है। ट्रैकिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। कोई टेस्ट केस फेल हो गया, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया टेस्ट केस, टेस्टिंग करना स्टार्ट किया, फेल हो गया ये, मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया कि ये फेल, इसको भी पास कर देते हैं। अरे टेस्ट करेंगे ना इसको वेबसाइट पे, तो जो पास हो गया पास हो गया, फेल हो गया फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि जो हमने अप्रैल साइकिल चलाई थी, इसमें टेस्ट केस रन किए थे, उसमें 3 टेस्ट केस पास थे, एक फेल हुआ था। मैनेजर जाके इस पे देख सकता है कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ, उसका रीजन भी आप नीचे लिख सकते हो, उस टेस्ट केस में कौन सा पास हुआ। क्लियर। फिर आप उसको दोबारा टेस्ट केस को रन करते हो, कि उसको कोई दिक्कत है पास कर देते हो। पास फेल तभी करते हैं जो एक्चुअली पास फेल हो रहा हो। अब इस टेस्ट केस में हम जाएंगे, इसकी हिस्ट्री में देखेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री आती है कि किसने क्रिएट किया था, कब ये टेस्ट केस रन किया था, कब ये फेल हुआ, कब ये पास हुआ। तो ये सारे बने रहते हैं, बट ट्रैकिंग के लिए काम आते हैं। जो काम एक्सेल पे कर रहे थे उसको एक सेपरेट टूल की जगह करते हैं, उससे ट्रैकिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है, और सारी चीजें एक साथ रहती है, खोती नहीं कि एक्सेल फाइल है, मेंटेन करना डिफिकल्ट रहता है, इसलिए ये टूल यूज होता है। अब जरूरी नहीं कंपनी में यही हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, कोई भी यूज हो सकता है। क्लियर है। तो इस तरीके से एजाइल काम करता है, और इस तरीके से